हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। अम्बे ग्लोबल एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं इंजीनियर केबी सिंह और आज का जो टॉपिक है फिजिक्स के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण से। तो यह वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो या थ्योरी आए या फिर न्यूमेरिकल आए, आप आराम से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, उसमें भी आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को ठीक से समझते हैं और इसको समझने के बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि मास एंड वेट में क्या अंतर है और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ संख्यात्मक प्रश्न करेंगे और इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का ये टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण। तो आप देख सकते हैं ये फिगर में, ये सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन 1686 के राउंड में 1686, अब अभी कितना चल रहा, 2025 चल रहा। 1686 में 1686 1686 ईस्वी में ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इनके सामने वो पेड़ जो था सेब का था और इनके सामने एक सेब नीचे गिरा। तो ये सेब को देख ही रहे थे, तब तक दूसरा सेब भी नीचे गिरा, तब तक तीसरा भी नीचे गिरा और इस तरह से जो सेब पूरी तरह से तैयार हो गए थे वो एक एक निकल निकल करके गिर रहे थे। अब ये सोचने लगे कि भाई ये जो सेब है नीचे क्यों गिर रहा है, सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है या बीच में क्यों नहीं रुक रहा है, ये आ करके पृथ्वी पे ही क्यों गिर रहा है। तो बोला ही जाता है कि वैज्ञानिक पागल होते हैं और इस यही जो पागलपन है उन्हें एक महान साइंटिस्ट बनाता है, क्योंकि वो सोचते हैं, हर एक चीज को सोचते हैं, पूरे तह तक जाते हैं और उसके बाद में कुछ नियम प्रतिपादित करते हैं। तो इसी तरह से सर आइजैक न्यूटन के साथ भी हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया, बहुत सारी चीजों को देखा और सारी चीजों को देखा उन्होंने। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूमता है, क्या कारण है, उधर से दूर क्यों नहीं जाता, एक ही चक्कर कैसे लगाता है, एक जो ऑर्बिट है उसी में चक्कर क्यों लगाता है। तो इन सब चीजों को सोचने के बाद, समझने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो क्लियर हो गया, कोई भी पिंड है एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये न्यूटन साहब ने बताया, जो महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे, 1686 में बताया कि सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये जो आकर्षण का बल है उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो क्वेश्चन उठेगा, आपके दिमाग में भी आएगा कि अरे भाई, अगर ये बोर्ड है, ये आकर्षित कर रहा है हमें, हमको आकर्षित कर रहा है, तो हम जाकर लड़ क्यों नहीं रहे? या फिर दो लोग खड़े हैं तो आपस में टकरा क्यों नहीं रहे जब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे कि यह आकर्षण का बल जो है, दो जो इंसान है उनके बीच में, या फिर ये जो बोर्ड की बात कर रहा हूं और हमारे बीच में आकर्षण का बल तो है, लेकिन इतना कम है कि वो हमें त्वरित नहीं कर पाता है या बोर्ड को त्वरित नहीं कर पाता है, एक्सिलरेट नहीं कर पाता है। त्वरण हम लोग पढ़ चुके हैं। त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो त्वरित नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं, इतना बल कम होता है। लेकिन यही बल जब ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि पृथ्वी जो सेव पे लगा रही है, जो पेड़ से निकल रहा है, उस पर काफी गुरुत्वाकर्षण बल काफी होता है, इसलिए सेव पेड़ से छूटने के बाद में वो सीधे कहां आता है? जमीन पे आता है। चलिए आगे समझते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग बचपन में खेले हुए हैं,
एक पत्थर को रस्सी से बांध लीजिए, ठीक से बांध लीजिए, ऐसा ना हो कि निकल जाए, ठीक से बांध लीजिए उसको, पत्थर को, और उसके बाद रस्सी को पकड़ करके और ऐसे घुमाइए। जब आप घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा कि आप फील करेंगे कि आपके रस्सी जो है ना, रस्सी पे एक तनाव आ रहा है, रस्सी पे एक बल लग रहा है, ठीक है, रस्सी पे एक बल लग रहा है जो कि बाहर की तरफ बल लग रहा है। ओके, तो अब ये जो रस्सी है, अगर हम लोग छोड़ेंगे कहीं पे भी, इस रस्सी को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जो वस्तु है ये सर्कुलर इधर नहीं गिरेगा, कहीं दूर जाकर गिरेगा। सपोज यहाँ पे हमने छोड़ दिया, इधर कहीं आकर के ये जो पत्थर है ये आकर के इधर गिरेगा अगर हम छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु घूम रहा है, ये जो वस्तु घूम रहा है, इस पर जो इसका जो वेग है, वेग की गति है, वो रैखिक है। इस तरह से स्पर्श करता है 90 डिग्री पे, सेंटर से 90 डिग्री जो होता है वो इसकी दिशा होती है। तो जहां भी आप छोड़ेंगे उससे 90 डिग्री पे केंद्र से उस जिस जगह पे छोड़ रहे हैं उस जगह को मिलाएंगे, तो वहां से 90 डिग्री के कोण पे ये क्या करेगा, उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस पे दो बल कार्य करता है, एक बल तो अंदर की तरफ और दूसरा जो बल है वो बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ तो ये दूर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जो बल है, जो हम लोग पकड़ करके रखे हैं ना, इस वस्तु को यहां से पकड़ करके रखे हैं, तो इस पे जो अंदर की तरफ बल लग रहा है, अंदर की तरफ जो बल लग रहा है केंद्र की तरफ, और ये जो बल है इधर, ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर है। जब बराबर हो रहा है तो क्या कर रहा है, इसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, इस पिंड को, इस वस्तु को बाहर नहीं जाने दे रहा, और ये इसी जो सर्किल है उसी सर्किल में वो रह रहा है। तो इस तरह से जो एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, या फिर कोई रेलवे का कोई भी एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जो भी एग्जाम हो, सब में ये इससे क्वेश्चन आने के उम्मीद रखते हैं। दो बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और दूसरा अपकेंद्रीय बल जो कि जिसे कि सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है या अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप छोड़िएगा तो केंद्र से दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, तो उस बल को, ये जो बल लग रहा है, हर एक पॉइंट पे लगेगा बल, हर एक पॉइंट पे, बोला ना बल, और इस बल की दिशा क्या होगी, यहां से जो 90 डिग्री 90 डिग्री सेंटर से जो है 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है, 90 डिग्री कोण पे, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये जो बल है जो कि केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, या फिर बोलते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखिएगा, आता है कि गतिशील, किसी वृत्त में गतिशील वस्तु पे वह बल जो केंद्र से दूर, उस बल, वह बल जिसमें कि केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, दूर जाने की प्रवृत्ति होती है, उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल हिंदी में, या अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दूसरा जो बल है इसको बाहर नहीं जाने देता है, क्योंकि इस साइड में एक बल लग रहा है, हम लोग इसको पकड़ के रखे हैं ना, इस साइड में एक बल लग रहा है, उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल क्या है, एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु के लिए वृत्त के केंद्र की दिशा में एक वृत्त में गति करने पर लगता है। अगर वृत्त में वो गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है, केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, अभी का मतलब अंदर की तरफ, अभी का मतलब अंदर की तरफ, अपकेंद्रीय का मतलब, अप मतलब ऊपर होता है ना, अपकेंद्रीय, अप का मतलब ऊपर, बाहर की तरफ, और अभिकेंद्रीय का मतलब हो गया अंदर, अंदर की तरफ जो बल लग रहा है। तो इसको याद रखना आपको कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, उसका ये न्यूमेरिकल है mv²/r, जहां m क्या है, इसका मास है, m क्या है, मास ऑफ द मास, पिंड का मास, पिंड का मास, पिंड का, और v क्या है, गति, गति, कोणीय गति, ठीक है, कोणीय गति, कौन सा गति, कोणीय, और r क्या है, त्रिज्या। जिस वृत्तीय गति में जो वस्तु
घूम रही है उसकी त्रिज्या क्या है। तो इसलिए एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो कभी इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ देता है तो आप इसको भी याद रखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आगे जो एग्जाम होगा कंपटीशन का, उसके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अपकेंद्रीय बल, जो दूर, ऐसी बल जो कि किसी वस्तु पे इस तरह से लगता है कि वो दूर जाने की उसकी प्रवृत्ति होती है, केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। और केंद्र की तरफ जो बल लगता है उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स, तो इन दोनों के पे बहुत सारा जो है इसके उदाहरण है डे टू डे लाइफ में हमारे। जैसे कि सबसे पहले अर्थ, जो सूर्य पृथ्वी है, चंद्रमा के चारों तरफ घूमती है। अब ये वृत्तीय कक्षा में इसलिए घूमती है कि सूर्य जो है ना, सूर्य उस पर, पृथ्वी पर चंद्र जो केंद्र की तरफ बल लगाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। और अर्थ जो है बाहर की तरफ बल लगाती है, ये दूर जाना चाहती है सूर्य की जो ये जो ऑर्बिट्स है, जो भी ऑर्बिट है, कक्षा है, उधर से दूर जाना चाहती है। लेकिन चूंकि सूर्य का इस पे कंट्रोल है, इस पे कांस्टेंट बल लग रहा है, इसलिए अर्थ को बाहर नहीं जाने देता है और ये वृत्तीय गति में घूमते रहती है। इसी तरह से कार में अगर आप लोग जा रहे हैं और हम लोग वहां पे कोई सर्किल आता है तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही हम लोग हैंडल को मोड़ते हैं और इधर की तरफ झुकते हैं, इसका मतलब हमारे बॉडी पे क्या लग रहा है, केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है। केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल, ये गोला जो है, गोला आप देख रहे हैं कि गोला फेंकने के पहले क्या करते हैं, वृत्तीय गति में घुमाते हैं, घुमा करके फिर उसको क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, त्वरित करते हैं, पहले त्वरित करते हैं और त्वरित करने के बाद में क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो जहां जितना दूर जाना है उतना दूर ये जाता है। तो त्वरण उसमें रहेगा, ऑलरेडी वेलोसिटी रहेगी, और जितना ही त्वरण रहेगा उतना ही दूर जाएगा। तो इस तरह से स्पिन, बॉल को स्पिन कर करके और गोले को फेंकते हैं। इसी तरह से आप झूले पे देखते होंगे, अप डाउन वाला झूला है, उस पर आप खुद ही फोर्स का अनुभव करते हैं। केंद्र की तरफ जो फोर्स लगता है और केंद्र से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसमें आपको फील होता है। तो मुझे लग रहा है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन साहब ने एक नियम दिया। नियम ये दिया कि अगर दो पिंड एक दूसरे को खींचती है, उन दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है, एक बल लगता है। ठीक है, वो बल अगर लग रहा है तो उस बल का परिमाण कितना होगा और वह बल किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, यह है ना क्वेश्चन। मान लीजिए कि दो पिंड है, दो वस्तु है, मैं हूं और ये बोर्ड है, इन दोनों हमारे और इस बोर्ड के बीच में बल लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये जो बल है वो किस पर निर्भर करेगा, किसके समानुपाती होता है, और ये बल कैसे ज्यादा होगा और कैसे कम होगा। तो इन बहुत सारे प्रयोग करने के बाद में ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया, जो कि एग्जाम्स वगैरह में आता है। इससे एक क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड रहता है, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझना है। जैसा कि न्यूटन साहब ने बोला था कि सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, आकर्षित तो करते हैं, तो दो आदमी खड़ा है, क्यों नहीं आकर्षित कर रहा है। तो आगे भी है, समझिए, इसलिए नहीं आकर्षित कर रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हो गया कि दो पिंड जो है तो उनके बीच का जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, दोनों पिंड के मास के, मास मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। जितना ही मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। क्लियर कट हो गया, जितना ही ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। तो और क्या होगा, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात कि जितना ही दोनों पिंड पास में होंगे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, जितना ही दूर जाएंगे उतना ही कम होगा। और वो कैसे होता है,
वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने दूरी दो पिंडों के बीच में दूरी 2 गुना बढ़ाया तो जो बल है वो कितना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अगर दोनों पिंड के बीच की दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया तो कितना बल कम हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 1/r², आर स्क्वायर मतलब दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ गए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि बढ़ाने पर वो घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जिस रेशियो में, जिस अनुपात में आप दूरी को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो इसको फॉर्मुलेट किया गया, ये फॉर्मूला है कि अगर दो पिंड है, एम एक पिंड का द्रव्यमान एम है, द्रव्यमान पहले पिंड का मान लीजिए एम है, दूसरे पिंड का क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान छोटा एम है। तो जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बोल रहा है कि एम गुना एम ये होगा। और ये क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दोनों पिंड के बीच में जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये r²। और हम लोग दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमें ये मिलेगा Gm/r²। जी क्या है, इस साइन को अगर हम लोग हटाएंगे, इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड कर देंगे ऐसे हो जाएगा। और F इक्वल टू करेंगे, अगर हम समानुपाती का चिन्ह बताएंगे तो आपको पता है ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, एक m/r²। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है जहां की G जो है, जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है या नियतांक है। जी कांस्टेंट आता है ना, मान लीजिए कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितना गुना बढ़ेगा तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट जी हो गया यहाँ पे। और बहुत सारे प्रयोग करने के बाद में इस जी का मान निकाला गया है और जी का मान कितना आया है, 6.67 इंटू 10⁻11। कितना है, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है, क्योंकि इसका जब आप यूनिट निकालिएगा एफ है, जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू r² बाई एम इंटू कैपिटल एम इंटू एम। कितना हो गया, एफ का न्यूटन हो गया और r² का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया, और एम का क्या हो गया, kg-2 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। इसलिए इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी आप समझे होंगे, दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और इस नियम से हमें क्या मिला, ये फॉर्मूला मिला, F इक्वल टू Gm/r²। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और R क्या है, दो जो पिंड है उसके बीच की दूरी है, M क्या है, और M दोनों क्या है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान है। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था वही इसी क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। अभी न्यूटन जी ने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि दो जो वस्तुएं हैं उनके बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। तो आप अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, तो इस आप मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का विकलन कीजिए, कितना फोर्स लगेगा। यह फोर्स इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये फोर्स बहुत ही छोटा होता है क्योंकि हमारा द्रव्यमान बहुत कम है। ये फोर्स का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका अनुभव तभी किया जा सकता है जब उस पिंड का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जी से मल्टीप्लाई है
और जी का मान क्या है 6.673 इंटू 10⁻11 -11। ठीक है, तो -11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो द्रव्यमान कम रहेगा तो क्या होगा, बल का मान बहुत ही कम होगा। इसलिए हम लोग जो दो मित्र एक साथ बैठे हुए हैं या खड़े हैं तो हमारे दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है, आगे अब देखिए ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना केजी है 6 इंटू 10⁻24 केजी, बहुत बड़ा है ना, और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है 7.4 इंटू 10⁻22 केजी। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी इतना है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी जो चंद्रमा पर बल लगा रही है उसका परिकलन करना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि F दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी का, F इक्वल टू क्या होगा, G इंटू M बाई R स्क्वायर, जहां की M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, छोटा m क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान है। r क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूला में आप रख सकते हैं g इक्वल टू, हमने जस्ट बताया था 6.67 इंटू 10⁻11। m कितना है 6 इंटू 10⁻24। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 7.4 इंटू 10⁻22, और इनके बीच की दूरी क्या है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है, दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर होता है ना, इसलिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे इसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को दोनों के बीच की जो लगाए जो बल चंद्रमा पर लगाता है वो हमें निकल जाएगा। इसीलिए ये इतना बल लगता है। अब देख सकते हैं 24 इंटू 22 46 -11 34 हो गया ना, 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10⁻46 -10 36 -1 35। ठीक है, बाई डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 10⁸ कितना हो गया 6.67 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 10⁻27। इसको अगर हम लोग, इतना न्यूटन हो जाएगा, फोर्स है ना, इतना न्यूटन हो जाएगा। तो आप जो भी फोर्स है, इसीलिए ये जो पृथ्वी है, ये अगर पृथ्वी है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो घूमता है, ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा इसमें जो बल लगता है वो हो गया 3.84, सॉरी, ये जो F है, जो फोर्स लग रहा है, ये जो इतना जो फोर्स लग रहा है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इस बल से क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, इसलिए चंद्रमा बाहर नहीं जा पाता और द्वितीय कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आराम से बना सकते हैं। दो पिंड के बीच की दूरी अगर दिया, दो पिंड का द्रव्यमान दिया है, जी का मान आपको याद रखना होगा 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, केजी -2 यूनिट होगा, इंटू 10⁻, दूसरा m1 इंटू m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पृथ्वी का मास और ये चंद्रमा का मास। और यहाँ पे जो दूरी दोनों के बीच में दूरी है किलोमीटर में था, इसलिए हमने ये जो है ना, इसलिए हमने मीटर में चेंज किया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, इसलिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से अगर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स आ रहा है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका मतलब त्वरण कार्य करता है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है।
तो कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो हम देखते हैं कि उसमें त्वरण काम करता है। सर मुकेश सर 5-7 मिनट, 5 मिनट फोन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, क्योंकि यह हम अनुभव करते हैं कि नजदीक से कोई चीज गिर रहा है तो उस जमीन पे आते आते है उसका जो वेग होता है वो अलग होता है, जबकि ज्यादा ऊपर से हम लोग गिराएंगे तो उसका जमीन पे आते आते वेग काफी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 फ्लोर का मकान है, 3 तल्ला मकान है, 4 तल्ला मकान है, ऊपर से कुछ ईंट गिराएंगे तो वो नीचे आकर के कितना इंपैक्ट डालेगी, कितना फोर्स के साथ आएगा, कितना वेग के साथ आएगा। और अगर उसी को अगर हम 10 फीट से गिराएंगे तब कितने वेग के साथ नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरती हुई वस्तु पे क्या काम करता है, त्वरण। त्वरण पता है ना क्या होता है, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब हर एक सेकेंड्स में वेग जो है ना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा, इस तरह से। या फिर जितना त्वरण का मान है उस हिसाब से वेग बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो होता है गुरुत्वीय बल काम करता है, ये समझ में आ गया। इसलिए इस त्वरण को, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का त्वरण नाम होता है, त्वरण है। और किससे हम लोग बोलते हैं, इसको जी से निर्दिष्ट करते हैं, जी से, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है सेम एक्सीलरेशन वाला ही होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। तो जो अब त्वरण है इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण या बल के कारण जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो त्वरण किसी वस्तु में मिलती है उस त्वरण को अब हम लोग जी से इंडिकेट करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे, जी से लिखेंगे, उसके लिए जी का यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए। और इसका यूनिट वही होगा जो त्वरण का होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हमने ऊपर ये -2 कर दिया क्योंकि ये नीचे 2 है। चलिए, तो हम देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, ये है ना गति के दूसरा नियम, हमने ऑलरेडी निकाला था, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma निकाला था ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब m एक जगह पे mg हो जाएगा, ठीक है। और F का हमें गुरुत्वीय जो बल है उसका ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला मिला है, F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg। जो कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, अब इसमें अगर a त्वरण लाना है और m मास है तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, ma, यही हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। तो अब F इक्वल टू mg हो गया और F इक्वल टू gm स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग इक्वल करेंगे क्योंकि ये भी F है ये भी F है, इक्वल करेंगे तो mg इक्वल टू gm इंटू m बाई आर स्क्वायर। और इस तरह से m और m कैंसिल हो जाएगा, इससे हम लोग g का वैल्यू क्या मिलेगा, gm बाई आर स्क्वायर, gm बी आर स्क्वायर। तो कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु, अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का तल है, और कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर ये फ्रीली गिर रही है, ये गिर रहा है, तो इस पे इसका जो g होगा वो क्या होगा, वो पृथ्वी के मास जो खींच रहा है इसके मास m और g और इन दोनों के जो दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब gm बाई आर स्क्वायर। तो ये जो गिरने वाली वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गिरने वाली वस्तु है उसके ऊपर जी का मान निर्भर नहीं करता है। ये कैसे होगा भाई, ये गिरने वाली वस्तु के ऊपर जी का मान निर्भर नहीं करेगा है? गिरने वाली वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके ऊपर जी का मान नहीं निर्भर करेगा। जबकि हम लोग देखते हैं भारी पत्थर जो अगर हम फेंक रहे हैं तो नीचे जल्दी आता है, हल्का अगर कोई चीज फेंक रहे हैं तो उसको समय लगता है आने में पृथ्वी पे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रिक्शन है, हवा का जो घर्षण है, उसके चलते हवा उस पर बल लगाती है, इसलिए समय में परिवर्तन होता है
और एक हल्की वस्तु को और भारी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो दोनों एक साथ जमीन पर नहीं आती। लेकिन इसी को हम लोग ऐसे रूम में अगर गिराएंगे, या एक किया गया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि कोई हवा नहीं है, निर्वात है, शून्य है, इसकी हवा पूरी तरह से हमने निकाल दिया, और उसके बाद भारी हल्का किसी भी तरह की चीज को अगर हम लोग गिरा रहे हैं तो वो एक साथ पृथ्वी पे आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा, इससे हो सकता है एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। जब टफ क्वेश्चन आता है ना, इसी तरह का आता है कि जो त्वरण होता है वो गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। इसका मतलब एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर और एक कंघी, दोनों को एक साथ एक ऊंचाई से गिराएंगे और कोई हवा नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई घर्षण बल नहीं है उपस्थित है, तो दोनों क्या होगा, एक साथ पृथ्वी पे गिरेगा। ये ध्यान रखिएगा। होता नहीं है ऐसा, क्योंकि हवा भरा, हवा अपने हमारे वातावरण में हवा है और वो घर्षण पैदा करता है। ठीक है, चलिए दो तीन और ये है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि मुक्त पतन, फ्री फॉलिंग में वस्तु का त्वरण अनुभव करती है। जैसे हम कोई चीज गिराते हैं ऊपर से कोई चीज गिराते हैं तो उसको फ्री फॉलिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरह की है तो उसमें त्वरण का अनुभव करेगा, और वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी खोखली या ठोस या बड़ी या छोटी एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। निर्वात में सभी वस्तुएं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, समान त्वरण से गिरेगी, और वो त्वरण का मान कितना होगा, Gm/r²। तो हम लोग जी का वैल्यू हमें पता है कि जी जो है, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू हमें पता है, पृथ्वी का जी पता है 6.67 × 10⁻11, एम पता है कितना होगा, और आर हमें पृथ्वी की त्रिज्या पता है, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी है उसका जो त्रिज्या अगर आर है तो इस यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा जी होगा, वो कितना होगा। इन चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं, जी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जी इक्वल टू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन हो गया। द्रव्यमान कितना हो गया, इतना हो गया, 6 × 10⁻24। पृथ्वी का द्रव्यमान पता है ना, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6.4 × 10⁻6, 18 का डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 6 × 10⁻24 और त्रिज्या कितना है, 6.4 × 10⁻6, ये केजी में, मीटर में है। और जी इक्वल टू Gm/r², और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.8। इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो पृथ्वी के सतह पे जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी कभी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 10 मान लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। अगर जी नहीं दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और उसके मान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी हम लोग जी का वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड -2 प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि किस एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब कोई चीज है, मान लीजिए कि ये कोई चीज है, गोला है, बॉल है, इसको हमने 10 मीटर ऊंचाई तक फेंका। क्रिकेट बॉल है, कितना ऊंचाई हो गया, 10 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक दिया, और वह ज्ञात की से वस्तु ऊपर की ओर फेंका गया। अब हमें यह देखना है कि कौन सा यहां पे जो फेंका गया है यू, वो क्या है, क्योंकि ऊपर में भी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। फेंकिएगा किसी चीज को तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेग कम होते जाएगा, और एक पॉइंट पे पहुंच करके वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि फिर वापस आएगा। और यू पूछ रहा है क्या होगा अगर 10 मीटर हमने ऊंचा फेंका है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये समय नहीं है, अब आपको गति का 2-3 बताए थे ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 फॉर्मूले थे। अब हम लोग यहाँ पे एक जगह पे g रख देंगे और देखेंगे u, v और h और g भी हमें पता है। तो हम लोगों को ये पता है इसमें
अब ये जब गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोग बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? हाइट है, जितने हाइट तक आप फेंक रहे हैं, दूरी है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे v क्या हो गया? 0 हो गया, और यू स्क्वायर कितना हो गया? यू स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, प्लस 2 इंटू जी कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि 10 मान लिया, और एच कितना हो गया? 10 मान लिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, 10 मीटर हो गया, और यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 200, यू इक्वल टू हो गया 2 इंटू 100 अंडर रूट इक्वल टू हो गया अंडर 2 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 1.414 इंटू 100 सॉरी 10 इक्वल टू 14.14 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि यू का यूनिट क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर होगा। तो जब वस्तु द्वारा फेंका गया, पूछ रहा है कि वह वेग ज्ञात करें जिसमें वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, तो आपको यू यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब बोल रहा है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में दिया गया समय, अब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, ये पूछ रहा है। तो आपको अब यू पता है, ठीक है। अब आपको यू पता है और भी आपको पता है 0 है, जी पता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 के जगह पर जीटी हो जाएगा, v इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 14.14 है, प्लस g इक्वल टू 10 है, 10 मीटर प्रति टी है, और हो गया 14.14 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू टी माइनस हो गया, इसलिए कि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया? अगेंस्ट में एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.414 सेकेंड्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चन आता है, उसको आप गति के इक्वेशन से कर सकते हैं। अंतर कुछ नहीं है, गति के इक्वेशन में जो ए था उसको हम जी से कन्वर्ट कर देंगे, और जो एस था, एस मतलब तय की हुई दूरी, उसको हम लोग हाइट से कन्वर्ट कर देंगे, ऊंचाई से कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि फेंक रहे हैं ऊपर फेंक रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है, इनकी जो परिभाषा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, या फिर जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, तो अंबे ग्लोबल एकेडमी के ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो एटलीस्ट फ्री वीडियो, फ्री टेस्ट मिले। बहुत सारे फ्री टेस्ट भी हम लोग डाल रहे हैं ऐप पे। या फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सस्ता है, बहुत सस्ता है, शायद इतना सस्ता आपको कहीं और मिलेगा नहीं। अगर आप अंबे ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7042550448 पे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।